नमस्ते, स्वागत है। आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसे किले की कहानी में जो दुनिया के सबसे मशहूर किलों में से है। एक ऐसी जगह जो शक्ति, स्वर्ग और गौरव, इन तीनों चीजों का प्रतीक है। जरा सोचिए, 300 साल से भी ज्यादा ये जगह एक बहुत बड़े साम्राज्य का, कह सकते हैं, पावर सेंटर थी। यहीं से मुगल बादशाहों ने पूरे उपमहाद्वीप पर हुकूमत की और इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। और आज एक पूरे राष्ट्र की आवाज बन चुका है। आजादी का एक ऐसा मजबूत प्रतीक जहां से हर साल पूरा भारत अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाता है। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर एक ही किला इन दो बिल्कुल अलग अलग दौर का प्रतीक कैसे बन गया? कैसे एक जगह शाही अतीत की निशानी भी है और एक लोकतांत्रिक भविष्य की पहचान भी? चलिए इसी कहानी की परतें खोलते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक महान बिल्डर बादशाह शाहजहां के साथ। अरे वही ताजमहल वाले। असल में ये उन्हीं का ग्रैंड विजन था जिसने इस किले को जन्म दिया, एक बिल्कुल नई राजधानी के दिल के तौर पर। पर सवाल ये है कि आगरा छोड़कर दिल्ली आने की जरूरत ही क्या थी? देखिए, ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। ये एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रेटेजिक मूव थी। आगरा में ना पानी की कमी होने लगी थी और उसकी गलियां इतनी तंग थीं कि बादशाहत की बढ़ती शानो शौकत के लिए वो शहर छोटा पड़ रहा था। दूसरी तरफ थी दिल्ली, जिसके पास यमुना नदी थी, जो बड़े बड़े व्यापारिक रास्तों का सेंटर थी और जमीन भी काफी उपजाऊ थी। मतलब एक नए फलते फूलते साम्राज्य के लिए एकदम परफेक्ट जगह। और बस इसी सोच के साथ 1638 में इसकी नींव रखी गई। और इसे बनने में जानते हैं कितना वक्त लगा? पूरे 10 साल। और कमाल की बात यह है कि इसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी उसी आर्किटेक्ट को दी गई थी जिसने ताजमहल डिजाइन किया था, उस्ताद अहमद लाहौरी। और फिर 1648 में इस किले का क्या शानदार उद्घाटन हुआ। तो चलिए अब किले की दीवारों के अंदर कदम रखते हैं, एक ऐसी दुनिया में जिसे धरती पर स्वर्ग कहा जाता था। देखते हैं कि आखिर इस शाही शहर के अंदर ऐसा क्या था। हमारी पहली मंजिल है दीवाने आम। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये था आम जनता का दरबार। लाल बलुआ पत्थर का बना एक बहुत बड़ा हॉल, जहां बादशाह अपनी आम प्रजा की, उनकी शिकायतें, उनकी फरियादें सुनते थे। एक तरह से ये मुगल न्याय और लोगों तक उनकी पहुंच का सिंबल था। और अब दीवाने आम से बिल्कुल अलग एक दूसरी दुनिया, दीवाने खास, यानी खास लोगों का दरबार। ये एक बेहद एक्सक्लूसिव जगह थी जो पूरी की पूरी सफ़ेद संगमरमर से तराशी गई थी। यहाँ बादशाह सिर्फ अपने सबसे खास दरबारियों, दूसरे देशों के राजदूतों से मिलते थे और सल्तनत के सबसे बड़े, सबसे ज़रूरी फैसले यहीं लिए जाते थे। अब दीवाने खास की जो शानो शौकत थी ना, वो बस कल्पना से परे थी। सोचिए, दीवारें एकदम सफ़ेद संगमरमर की, उन पर बेशकीमती पत्थरों से पियत्रा ड्यूरा की नक्काशी। ये वो कमाल की कारीगरी है जिसमें पत्थरों को संगमरमर में ऐसे फिट किया जाता है कि कोई जोड़ तक नजर नहीं आता। कहा जाता है कि इसकी छत पर पहले चांदी और सोने का काम था और इस सब के बीचों बीच से बहती थी नहरे बेहिश्त, यानी स्वर्ग की नहर, जो पूरे हॉल को ठंडा रखती थी। कमाल है ना? और शायद इसीलिए इसकी दीवारों पर फारसी में वो मशहूर लाइनें लिखी हैं जो इसकी पूरी आत्मा को एक लाइन में बयां कर देती हैं। अगर फिरदौस बर्रुए ज़मीस्त, हमीस तो हमीस तो हमीस तो हमीस्त। मतलब अगर इस धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है और बस यही है। और इसी धरती के स्वर्ग में रखा था वो सिंहासन जिसकी कहानियां दुनिया भर में मशहूर थीं, तख्ते ताउस, जिसे हम मयूर सिंहासन भी कहते हैं। ये मुगल सल्तनत की दौलत और ताकत का शायद सबसे बड़ा प्रतीक था। अनगिनत हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ सब कुछ एकदम शानदार चल रहा था। पर सिर्फ साल 1739 तक। ये वो साल था जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो अब हम किले के इतिहास के एक काले अध्याय में कदम रख रहे हैं। ये वो दौर था जब एक महान साम्राज्य का सूर्य ढल रहा था और ये शानदार किला दुश्मनों के हमलों की जद में आ गया था। देखिए, इसका पतन एक बार में नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे हुआ। सबसे पहली और सबसे बड़ी चोट लगी 1739 में, जब ईरान से आए नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा और अपने साथ वो बेशकीमती मयूर सिंहासन भी ले गया। इसके बाद 18वीं सदी में जैसे जैसे मुगल सल्तनत कमजोर पड़ी, मराठों और जाटों के हमलों ने किले की बची खुची चमक भी छीन ली। संगमरमर उखाड़ लिया गया, चांदी लूट ली गई
और फिर आखिरी कील ठोकी 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने। उन्होंने किले पर कब्जा किया और इसे एक फौजी छावनी में बदल दिया। और ये कब्जा सिर्फ कब्जा नहीं था। 1857 के बाद ब्रिटिश सेना ने किले के अंदर के ज्यादातर खूबसूरत महल, बाग बगीचे, हरम की इमारतें सब कुछ गिरा दिया, मानो इस किले की रूह को ही बेरहमी से नोच लिया गया हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में यहीं से एक नई कहानी शुरू होती है। इन्हीं खंडरों के बीच से इस किले का एक नया जन्म हुआ, एक बिल्कुल नए प्रतीक के तौर पर, एक आज़ाद देश की आवाज़ के रूप में। और वो ऐतिहासिक दिन था 15 अगस्त 1947, जब भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसी लाल किले की प्राचीर से भारत का तिरंगा फहराया। और बस उसी पल इसकी एक नई पहचान बन गई। सोचिए, जो जगह कभी एक बादशाह की ताकत का सेंटर हुआ करती थी, अब वो करोड़ों लोगों की आज़ादी की गूंज बन चुकी थी। शाही सत्ता का प्रतीक अब जनता की ताकत का प्रतीक बन गया था। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी विरासत की, जो आज भी जिंदा है। क्योंकि लाल किला सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत या एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसकी कहानी आज भी दुनिया सुनती है। पर आखिर यूनेस्को इसे इतना खास क्यों मानता है? इसके पीछे कुछ बड़ी वजह हैं। पहली कि ये मुगल आर्किटेक्चर के अपने पीक का, अपने शिखर का प्रतीक है। दूसरी, इसमें फारसी, तैमूरी और हिंदू तीनों परंपराओं का एक अनोखा मेल देखने को मिलता है। और तीसरी, ये मुगल दरबार कितना कलात्मक और सांस्कृतिक रूप से उन्नत था, इसका ये एक जीता जागता सबूत है। तो अगर पूरी कहानी को फटाफट एक नज़र में समेटें तो इसे बनवाया बादशाह शाहजहां ने। आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी। स्टाइल था मुगल, जिसमें कई संस्कृतियों का मेल था। इसका सबसे मशहूर खजाना जाहिर है मयूर सिंहासन, और आज इसकी पहचान है भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह के राष्ट्रीय मंच के तौर पर। तो आखिर में बस यही कह सकते हैं कि लाल किला सिर्फ लाल पत्थर की इमारत नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां फारसी ख्वाब, हिंदुस्तानी कारीगरी और शाही सोच एक साथ मिलकर एक पूरी तहजीब का इतिहास लिखते हैं। ये एक ऐसा स्मारक है जो हमें एक बड़ी बात याद दिलाता है कि साम्राज्य तो बनते हैं और बिगड़ते भी हैं, लेकिन महान कला और बड़े विचार वो हमेशा जिंदा रहते हैं।